नमस्कार डॉक्टर साहब। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेकर के आए हैं जो हम लोगों को बहुत कॉमन फेस करनी पड़ती है। वो है इन्फेक्शन का होना। एंटीबायोटिक की नीड हम सबको होती है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उससे निपटने के लिए हम लोगों को आमतौर पे जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनको वैक्सीन मेडिसिन जो है, जो विदेशी मेडिसिन जो है, जिनको हम लोग एंटीबायोटिक बोल देते हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो आयुर्वेद में एंटीबायोटिक जैसा कोई टर्म नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेद हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं इस बात पे काम करते हैं कि हमारी बॉडी ही की मेडिसिन को देकर कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए कि हमारी बॉडी के जो वात पित्त कफ तत्व है वो बैलेंस हो जाए और हमारा बॉडी खुद ही इस इन्फेक्शन से, जो बैक्टीरिया वायरस जो आया उससे निपट सके। पर इस जन सामान्य में भाषा में जो प्रयोग में आने वाला शब्द है वो है एंटीबायोटिक। उसके ऊपर बात करते हैं कि आयुर्वेद में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कुछ दो चार मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जब हम बात करना चालू करते हैं तो सबसे नंबर एक पे जो सबसे टॉप पे नाम आता है वो आता है चंद्रप्रभावती का। सबसे पुरानी मेडिसिन में से एक है, सबसे ज़्यादा यूज होती है, बहुत कॉमन यूज होती है, लगभग लगभग हर आयुर्वेद डॉक्टर इसका प्रयोग करता आ रहा है। परंतु एक भ्रम है बहुत बड़ा कि हम लोग उसको केवल यूटी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट की जो बीमारियां हैं, मतलब पेशाब के रास्ते की समस्याओं के ऊपर ही प्रयोग करते आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। चंद्रप्रभावती का हम अगर नाम को देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, उस पर क्या क्या पड़ा, क्या काम करता है, तो बहुत लंबी लिस्ट निकल के आती है डिजीज की, उसको दे सकते हैं। सबसे पहले उसका नाम जो रखा गया चंद्रप्रभावती, मतलब चांद जैसी प्रभाव पैदा करने वाली वटी। तो ऐसा क्यों बोला गया उसको? ये हाइपरबोल लगता है कि बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति बहुत गंभीर अवस्था में है, बहुत लंबी बीमारी से पीड़ित है, इन्फेक्शन से पीड़ित है, उसके शरीर की आभा घट जाती है, उसका चेहरा डल हो जाता है। तो कहा ही जाता है कि जब वो बॉडी, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसके बॉडी से इन्फेक्शन जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ने के बाद उसके शरीर में जब वापस ऊर्जा आएगी तो उसकी स्किन, उसका चेहरा, उसका कॉम्प्लेक्शन दमकेगा। ठीक, उसको कहते हैं ओश का बढ़ना, जिसको बोलते हैं भाषा में। इसलिए इसका नाम चंद्र बाबा रख दिया कि जब आदमी ठीक हो जाएगा, वो जरावस्था कमजोरी से निपट लेगा, तो उसकी बॉडी में एक आवाह बढ़ेगी और उसकी बॉडी चमकने लगेगा। ऐसे कहा जाता है, समझाया जाता है। और हम लोग कहते भी हैं कि आप जो बहुत हेल्दी होते हैं, कहते हैं उसकी स्किन बड़ी ग्लो करती है, वो बड़ा ग्लो करता है। कॉम्प्लेक्शन से मतलब नहीं गोरा काला, स्किन का ग्लो होना एक अलग बात है, गोरा काला अलग बात है। ठीक, तो ग्लो होना उसकी हेल्थ को दर्शाता है। चंद्रप्रभावती का जो हम लोग के यूटीएम में प्रयोग करते हैं, उसके अलावा भी हम लोग को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ पे पस क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे किसी भी डिजीज में दे सकते हैं, A to Z। मतलब चाहे वो लीवर एब्सेस हो, चाहे नॉर्मल एब्सेस हो, स्किन एब्सेस हो, सुपरफिशियल एब्सेस हो, फिशला हो, पायस हो, फिशर हो, किसी में भी दे सकते हैं। जहाँ पे भी पस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे दे सकते हैं। दांतों में पस, पैरिया वगैरह की कंडीशन में भी दे सकते हैं उसको। ठीक, तो कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ पे भी बॉडी में पस पैदा होता है, पायोजन जहाँ पे हो रहे हैं, ये जो कि कंडीशन आमतौर पर बैक्टीरियल कंडीशन में आती है, इन्फेक्शन में आती है, उसमें दे सकते हैं। इसका जो मेन इफेक्ट है वो होता है एंटी बैक्टीरियल है ये, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक, तो जितने भी इन्फेक्शन जहाँ पे बैक्टीरिया इंक्लूडेड है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे इसको दिया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने से जो बॉडी की स्वेलिंग है, सेप्टिसीमा की कंडीशन में स्वेलिंग जो आ जाती है, एडमा हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एंटी एजिंग का काम करती है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, मेन चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बॉडी की फ्री रेडिकल्स को बाहर करती है, टॉक्सिन्स को बाहर करती है, उससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा वापस काफी बैलेंस पे आता है। ठीक, चंद्रप्रभावती की जो डोज होती है हम लोग 300 ml से लेकर के 500-1000 ml तक दे सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि डिजीज क्या है, वो हम लोग ने सब पढ़ा होता है। बॉडी वेट के हिसाब से, उम्र को देखते हो कौन सी डिजीज पे हम लोग को कितनी डोज देनी है। ठीक, नंबर 2 पे आएगा, हम लोग बात करें तो रसमाणिक का प्रयोग बहुत हम लोग करते हैं। रसमाणिक एक बहुत कॉमन मेडिसिन है, पर इसको एक जो जनरल फिजिशियन वो देने से बचता है, ये सोच करके कि भाई ये हैवी मेटल है, भाई हमको दवा देनी है, किसी को भोजन नहीं खिलाना है दवा को। भोजन की जैसे दवा की डोज होती है, दवा के सिस्टम होता है देने का, इसलिए किसी भी ऐसी दवा से डरना नहीं चाहिए। आयुर्वेद की दवाइयाँ वैसे भी नेचुरल ड्रग हैं, नेचर से निकल के आ रही, भले वो मिनरल हो तो भी नेचर से निकल रहा है, भले वो हर्बल प्लांट हो तो भी नेचर से निकल रहा है, उसमें केमिकल सिंथेसिस कहीं नहीं की गई है। और नेचर में जो मिनरल्स हैं वो तुम्हारी बॉडी के अंदर होते ही, उसका कोई ना कोई हर चीज़ का पार्ट हमारे अंदर बॉडी के मिलेगा। ठीक, तो उससे नहीं डरना चाहिए। रसमाणिक किसी भी ऐसी डिजीज जो कि आपकी सुपरफिशियल स्किन के ऊपर हो रही, उस पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल का भी काम करती है, वो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कवर करती है, जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक, स्किन की जो ऐसी कंडीशन पे ड्राइनेस क्रिएट हो रही हो, उस पर एक्जिमा पे, सोराइसिस पे, डैंड्रफ पे, जितनी भी स्किन डिजीज सब पे बहुत अच्छा काम करती है। और वुड हीलिंग के केस में तो बहुत ही इसका ऐसा रिजल्ट आता है, हम कह सकते हैं कि
जो कहा जाता है आमतौर पर वुंड हीलिंग के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। हम रसवाड़ी को देने के बाद देखते हैं बॉडी की इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है और वुंड की हीलिंग की जो स्पीड होती है बहुत तेज हो जाती है। इसलिए जैसे फिशर की कंडीशन जो होती है पेशेंट में प्रोक्टोलॉजी फील्ड में, उसमें भी एक वुंड हो रहा होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिशलैग पेशेंट में काम करती है, एप्सिस के पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है। पोस्ट ऑपरेटिव केस होते हैं कि ऑपरेशन सर्जरी होने के बाद जो वुंड बचता है, फिर कोई चोट चोट लेने से कट फट जाता है, उसकी हीलिंग में जब इन्फेक्शन होने लगता है तो बहुत अच्छा काम करती है। रसवाणी की डोज जो हम लोग कह सकते हैं 50 mg से लेकर के हम लोग जो 300-500 mg तक दे सकते हैं, डिपेंड करता है केस क्या है। तो बहुत अच्छी दवा है, इसको खूब प्रयोग करना चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिस को प्रयोग करता भी हूँ रसवाणी का। नंबर 4 पे मैं बात करूंगा एक मेडिसिन की जिसको हम लोगों ने बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रखा है। मतलब उसको हम लोग इतनी कॉमन हो चुकी याद देते हैं कि हम लोग कहते हैं उसको हम लोग मेडिसिन गिनते ही नहीं है आमतौर पे। परंतु कारण क्या होता है, अंडर एस्टिमेट मैंने वर्ड को यूज किया है। दवा बहुत अच्छी है, उसकी डोज सही ना होने से, उसका इंडिकेशन सही से ना पता होने की वजह से हम लोग उसको देते ही नहीं है, और ना देने की वजह से पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता, उसको हम लोग कहते हैं अरे इस दवा से कुछ नहीं। तो वो है हमारी आरोग्यवर्धिनी वटी। नाम में ही इसके सब कुछ रखा, आरोग्यवर्धिनी मतलब आरोग्य, शरीर को रोग रहित होने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने वाली दवा, जो शरीर के और रोगी शरीर के रोग को खत्म करे और आरोग्य को बढ़ाए, बिना रोग के जीवन को मेंटेन करे, वो आरोग्यवर्धिनी वटी है। ठीक, ये मल्टी मिनरल है एक्चुअली। ये इसको हम एंटीबायोटिक के जैसे यूज करते हैं, पर इसका सेकेंडरी यूज है एंटीबायोटिक। जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक देंगे, चाहे एंटीबायोटिक मतलब मैं कोई एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक साइंटिफिक वर्ड है। एंटीबायोटिक मतलब एंटीबैक्टीरियल नहीं होता, एंटीबायोटिक मतलब जो एक्सटर्नल पैथोजन को किल करे। एंटीबायोटिक के कई पार्ट होते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, ठीक, एंटी प्रोटोजोअल। मैं एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ, ना कि एंटी प्रोटोजोअल की या एंटी बैक्टीरियल की या एंटी वायरल की या एंटी फंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टोटल एंटीबायोटिक की बात करता आ रहा हूँ लगातार यहाँ पे आयुर्वेद में। तो आरोग्यवर्धिनी वटी का मेन काम होता है रोज को बैलेंस करना। जो आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि बॉडी के तीनों तरफ वात पित्त को बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस हो जाएगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारी बॉडी खुद बीमारी से लड़ लेगी, पैथोजन को किल कर लेगी। हमारी जो बॉडी के WBCs है उनका यही काम ही है बॉडी के अंदर पैथोजन को किल करना। तो जो आरोग्यवर्धिनी वटी बेसिकली वो हम लोग अगर एलोपैथ की नजर से या मॉडर्न साइंस की या वेस्टर्न साइंस की नजर से देखें तो एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। पर अगर जो मैंने कहा सेकेंडरी काम इसका एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक की तरह से काम करती है, पर जहाँ पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है वहाँ पे काम करती है। पर जो भी हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी 2 दवा का नाम लिया, उनको जब यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोकाइनेटिक्स जिनको बोलते हैं। उसको जो डीपली जाते हैं तो देखते हैं कि हमको बॉडी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। कोई भी अच्छा डॉक्टर जब भी एंटीबायोटिक लिखेगा तो एंटीऑक्सीडेंट जरूर लिखता है, साथ में एक विटामिन या मिनरल की दवा जरूर लिखता है जो कि उसके साइड इफेक्ट को कंट्रोल कर सके। तो वो कॉन्सेप्ट ही पूरा कर देती है ये। ठीक, साथ में इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा होता है। पैरों में स्वेलिंग का आना, बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग का आना, पाइल्स फिशर फिशला के पेशेंट में जो गुदा रोग में स्वेलिंग आ जाती है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। कुल मिला के स्वेलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। माइल्ड एंटीबायोटिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी है और सबसे अच्छी चीज बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी डोज की बात करें तो 200 ml से लेकर के 250 ml से लेकर के हम लोग 1000 ml दे सकते हैं, केस के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन जिसको लोग जादू बोल सकते हैं, या फिर जादू तो गलत वर्ड है इसलिए मैं सॉरी बोलूँगा, कह सकते हैं कि एक ऐसी दवा जो कोई भी आप डिजीज हो उसमें आँख बंद करके दे सकते हैं, बशर्ते कि बॉडी का TLC लेवल बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हो। तो आप इसका जो प्रयोग बड़ा इजीली कर सकते हो है गंदा रसायन। सारी स्किन डिजीज, मैं कहूँगा शायद ही कोई ऐसे स्किन डिजीज होती है जिसमें गंदा रसायन का प्रयोग ना किया जाता हो क्लासिकल रूप से। सारी एंटीबायोटिक जितनी भी आपकी बॉडी में सिर से लेकर पैर तक कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, आप उस पर स्किन में कोई भी सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो रहा है उस पर आप इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल सब काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक, सेल्स की जो रीजनरेशन की पावर है, जैसे कहीं पे वुंड हुआ, चोट लगी, उसको घाव को भरने के लिए क्या करना होता है, सेल को नए बच्चे पैदा करना होता है, लेकिन एक सेल दूसरे सेल को पैदा करती है। तो सेल की जो रीजनरेशन की जो पावर उसको ही बढ़ाता है, मतलब कि सेल्स जो दूसरी सेल को पैदा करती है उसकी क्षमता को बढ़ाता है ये। ठीक, तो वुंड हीलिंग के प्रोसेस को तेज करता है और खास तौर पे दर्द और विशेष तौर पे जो कहेंगे जलन, शरीर में स्किन की होने वाली कोई भी बीमारी सर से लेकर पैर तक, चाहे सोराइसिस हो,
चाहे वो एक्जिमा हो, ठीक, चाहे डर्मेटाइटिस हो, एक्ने हो, पिंपल हो, पाइल्स हो, फिशर हो, एक्सटर्नल पाइल्स हो, फिशला हो, ठीक, कोई भी डिजीज हो, डैंड्रफ, जहाँ पे स्किन में आपको या बीमारी में आपको जलन की फीलिंग आए, वहाँ पे गंधक रसायन का प्रयोग आप बंद करके करना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा स्लो कभी कभी काम करता है, पर वो मेडिसिन की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी दिए डोज पर डिपेंड करता है। तो गंधक रसायन का प्रयोग बहुत आयता से किया जाता है, करना चाहिए। इसकी डोज हम कह सकते हैं 200-250 ml से लेकर के 500-700 ml तक जा सकती है, 1000 ml तक भी जा सकता है बिगड़े केस में। तो इसको देखते हुए आप अपनी बॉडी के मरीज को देखते हुए, उसकी प्रकृति को देखते हुए, देश काल पात्र इसको बोलते हैं, उसको देखते हुए इसकी डोज को सेट कर सकते हैं। ये 4 मेडिसिन का अगर हम कॉम्बिनेशन की हम बात करें, हम जो फील्ड बात करते हैं, जैसे सर्जरी की बात करें, तो पोस्ट ऑपरेटिव केस में वुंड हीलिंग के लिए जो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से, वहाँ पे इन चारों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं। साथ में प्रोक्टोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे पाइल्स है, टिक, फिशर है, फिशला है, वहाँ पे ब्लड आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, उसमें वो अच्छा काम करती है। स्किन की लगभग सारी डिजीज, जैसे मैंने बोला कि एंटीबायोटिक एंटी फंगल होने के साथ में एक्ने, पिंपल्स, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ठीक, सब में इसका काम होता है। डैंड्रफ में इसका काम आता है, आंखों की डिजीज में काम आती है, आंखों में चेहरे में जलन होती है, लू लग जाती है, शरीर में गर्माहट पैदा होती है अंदर से, उसमें भी काम करती है, पित्त का कम करती है, बॉडी के एसिड लेवल को कम करती है। तो बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे चीज एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो इसकी वजह से आप इसको कहीं भी दे सकते हैं। स्किन की सारी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, सारी इसकी जितनी भी पेशेंट की प्रॉब्लम है प्रोक्टोलॉजी की फील्ड को उसमें दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। अगर मेरी आप प्रैक्टिस से बात करते हैं, इन चारों मेडिसिन को मैं बहुत यूज करता हूँ अपने पेशेंट्स के ऊपर। एक पर्टिकुलर ब्रांड है, कम दवा है, जिसको बोलते हैं क्रैग, CRAG, क्रैग दवा आती है, एक ही टैबलेट है ये। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये थोड़ी बड़ी गोली आती है साइज में इसकी, क्रैक टैबलेट की, ठीक है। ये इसमें CRAG 4 वर्ड है। क्रैक का मतलब होता है पहाड़ पे निकली छोटी पहाड़ी, एक ऐसी पहाड़ी जो किसी या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो ऐसा उभरा हुआ हिस्सा जो आपको चढ़ाई को रोक दे, उसको क्रैक बोलते हैं। और यही सब काम है, मतलब जो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है उसको रोक दे, इसलिए इसका नाम क्रैक रखा गया। क्रैक का दूसरा वर्ड है CRAG, C फॉर चंद्रप्रभा, R फॉर रसमाणिक, A फॉर आरोग्य, G फॉर गंधक रसायन। ये चारों मेडिसिन में 350 से 450 mg के आसपास पड़ी है। रसमाणिक थोड़ा कम है, 125 mg होता है, इसको बॉडी को देखना पड़ता है हमको, डोज हमेशा कम रहती है रसमाणिक की। बाकी चंद्रप्रभा 375 mg है, इसमें आरोवर्धन 375, रसमाणिक 375 mg और गंधक रसायन इसमें 375 mg। सॉरी, रसमाणिक मैंने गलत बोल दिया, 125 mg है, ठीक। ये आप यूज कर सकते हैं। मैं इस मेडिसिन का हमेशा से काफ़ी समय से यूज करता आ रहा हूँ। पहले मैं अलग अलग यूज करता था, इनकी अपने पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे चारों मेडिसिन लिखता था मैं, और कहता था एक ही गोली सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम खानी है, ठीक। पर ये इसमें चारों चीज़ें बिल्कुल उचित मात्रा में पड़ी होने की वजह से बस एक ही गोली सुबह शाम लिख देता हूँ। मरीज को 4 गोली की जगह 1 गोली खानी पड़ती है, और सुबह शाम खाने से उसके बड़ा, या फिर डोज डिपेंड करता है। मैंने जैसे कहा 1 गोली देनी है कि 4 गोली देनी है, वो मरीज की सीवियरिटी डिपेंड करता है। तो इस क्रैक का हम बहुत प्रयोग करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, खासतौर पर जो मैं बात करता हूँ प्रोक्टोलॉजी के ऊपर, इसमें काम करता हूँ, आपको पता है सर्जरी के ऊपर काम करता हूँ मैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केस में, ऑपरेशन के पहले केस में, यहाँ पे फिशर के पेशेंट आते हैं, फिशला पेशेंट आते हैं, इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, जलन की शिकायत लेके आते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग कराता हूँ मैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर और भी आगे बात करूँगा मैं। आप लोग के लिए मेरा सजेशन रहेगा डॉक्टर साहब कि आप लोग इन चारों मेडिसिन के अलावा भी जो और मेडिसिन उनका प्रयोग करें, बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं। और इन चारों मेडिसिन के अलावा अपनी मेडिसिन को खुद को निर्माण करें। ये जो दवाइयाँ हैं इनको खुद अपने आप क्लिनिक बना सकते हैं, बहुत ईजी, कोई बहुत टफ जॉब नहीं बनाना, इनको बनाने के बाद में खुद प्रयोग कर सकते हैं। कंपनियाँ सारी बनाती हैं, किसी कंपनी की दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें और उनको मिक्सचर करके अपने नए फॉर्मूले बनाएं और पेशेंट को और भी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। आप लगभग सारी एंटीबायोटिक को हम कवर कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना होता है, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया या जो मैंने आपको 4 मेडिसिन बताई, यहाँ पे TLC हैम्पर हो रहा है, वहाँ पे इसको देने से पहले आपको TLC के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। TLC के ऊपर बहुत स्लो काम करती है, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन का लेवल TLC कम नहीं होता तब तक आपको आराम पूरा नहीं आ रहा होता पेशेंट को दवा देने से, तो फिर आप कहते हैं कि दवा काम नहीं करती। TLC को जरूर ध्यान करें, वही के TLC लेवल जरूर चेक करवा लें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा और अंत में जरूर कहूँगा कि ये जो वीडियो था ये डॉक्टर्स के लिए था। एक आम पेशेंट को ना देखे और उसको फॉलो ना करे। कोई भी दवा डॉक्टर की मर्जी की या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मरीज ना ले,
और डॉक्टर्स जो अपना है वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए दवा का प्रयोग करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।